क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ हाँ परचेसेस जैसे दिया है, सेल्स दिया, और दोनों में एक रिटर्न्स दिया है, एक और रिटर्न्स दिया है, बट इनवर्ड आउटवर्ड नहीं लिखा है, तो फिर कैसे समझ आएगा कौन सा रिटर्न किसका है? ठीक है। एक तो ये पूछा गया है कि अगर हमें कमीशन मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो हम कहाँ लिखेंगे, रिटर्न्स कहाँ लिखेंगे, ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं आंसर करने वाला हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ। सर मुझे 9th क्वेश्चन भी नहीं आया। वो उसी से कनेक्टेड है। अच्छा, 9th क्वेश्चन नहीं आया, पहले मैं देख लेता नहीं हूँ। सर, वो तो फॉर्मूले वाला है, बट वो मैं कंफ्यूज हो गई कि कैसे निकालेंगे, उसमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों निकालना है। हाँ सर, तो फिर ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 9th वाला एक बार। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये जो क्वेश्चन, सर और लाइटिंग जो होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है? लाइटिंग इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि उसमें लाइटिंग इस शोरूम का माना जाता है, जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं कि फैक्ट्री की लाइटिंग। पावर है तो डायरेक्ट है, पावर तो हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो तो प्रोडक्शन में लगती है। हाँ ठीक है, सर ठीक। देखिए अब इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, इसमें दो तीन फॉर्मूले लग सकते हैं। एक आपको इसके अंदर ध्यान देने वाली चीज क्या है, ये क्वेश्चन छोटा सा है, इससे पहले ले लेते हैं, फिर आगे जो डाउट्स पूछेंगे। सेल्स दे रखी है आपको, सेल्स रिटर्न्स दे रखी है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। देखिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूले हैं, आपसे दो दो चीज आपसे रिलेटेड। एक तो मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। जब मैं परचेजेस लिख रहा हूं तो मतलब ये लेस रिटर्न्स ही है, रिटर्न्स परचेज रिटर्न्स लेस करके आएगा, क्योंकि नेट रिटर्न नेट परचेजेस लेना है आपको, ये आपको मालूम है। अच्छा वो भी बता दो, फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ पहले। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं माइनस क्लोजिंग। यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं कि कि एक होता है ग्रॉस परचेजेस, ग्रॉस परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेज। कैश प्लस क्रेडिट परचेज हम करेंगे तो आएगा। ठीक है, दिस इज अवर ग्रॉस परचेजेस। और फिर नेट परचेज होती है, नेट परचेजेस इज इक्वल टू ग्रॉस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स, माइनस परचेज रिटर्न्स, ये हमारा नेट परचेज है। तो बेसिकली जब भी हम परचेज यूज करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन में, ग्रॉस से तो कोई मतलब ही नहीं, नेट ही से मतलब। भाई जो खरीदा वापस कर दिया, जो वापस कर दिया उसको क्या देखना अपने को, उसको तो कुछ देखना ही नहीं अपने को। ठीक है, वो एक चीज देखनी है। तो वी आर ओनली कंसर्न विद नेट। ये देखिए, अब आ जाते हैं अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो यहाँ पे मैंने नेट परचेज ही लेना है, तो इसलिए मैंने लिख दिया परचेजेस लेस रिटर्न्स, रिटर्न से तो माइनस कर, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा हमारा एक और फॉर्मूला है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। ठीक है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। हम सेल्स रिटर्न्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें नेट सेल्स में से, तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब इस क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, आपको नेट सेल्स भी दे रखी है। नेट सेल्स कैसे आएगी, 4,30,000 सेल्स माइनस रिटर्न्स इनवर्स, तो सेल्स होती है, तो 5,000 माइनस कर दीजिए तो नेट सेल्स आ गई। अब अपने को सीओजीएस दिया नहीं है, तो अगर मैं आपको ये फॉर्मूला दे दूं, आपको ये दे दूं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख और नेट सेल्स इज इक्वल टू 4,25,000, तो क्या हम सीओजीएस निकाल सकते हैं?
Yes, sir. Yes, sir. हम इससे COGS निकाल सकते हैं ना. 1 lakh is 4,25,000 माइनस COGS. ये हमारा फॉर्मूला है. 3,25,000. तो हमारा COGS आ गया 3,25,000. तो वी हैव गॉट COGS is equal to 3,25,000. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला कैसे बना? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल माइनस COGS. ये ट्रेडिंग अकाउंट में तो यही तो होता है. मैंने आपको ये बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर मैं बना रहा हूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम टेक्निकली क्या करते हैं, एक साइड नेट सेल्स लिखते हैं Yes, sir. और नेट सेल्स लिखते हैं और इधर हम COGS ही तो लिखते हैं. हाँ सर. यस सर. आ गया सर. तो नेट सेल्स में से अगर हम COGS घटाएंगे ग्रॉस तो प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. हाँ सर. तो ये हमारा COGS हो गया. ये आ जाएगा, ये आ गया. तो इसी ढंग से हमने ये निकाल लिया यहाँ पे. तो अब हमारे पास COGS मिल गया अपने को. अब मैं बाकी के नीचे की कैलकुलेशन हटा देता हूँ, स्पेस चाहिए मेरे को. तो COGS आ गया 3,25,000. अब इस फॉर्मूले में मुझे मालूम है कि 3,25,000 इज COGS which is equal to ओपनिंग स्टॉक. क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को 35,000. अपने को परचेजेस दिया है, परचेज रिटर्न्स दिया नहीं है, तो प्लस 2,85,000. ये हो गया हमारे पास परचेजेस आ गए. इसके अंदर अपने को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे रखा है वेजेस एंड देखिए हाँ वेजेस एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है. तो हमारे पास ये दोनों आएंगे 27,000. यहाँ पे एक पॉइंट में अदर वाला याद रखिएगा, मुझे आपको समझाना है क्योंकि ये पॉइंट खत्म हो जाए फिर मैं समझाता हूँ. माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो अगर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया वेर इन वी नो कि COGS ये है, वेर इन वी नो कि ओपनिंग स्टॉक ये है, हमको मालूम है परचेजेस ये है, हमको मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हैं, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक तो हम निकाल सकते हैं. यस सर. इसको मैं उधर शिफ्ट कर दूं और उसको 325 को इधर ले आऊं, हाँ सर. है ना. पोजीशन चेंज करके तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा. तो मैं जानता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक इज यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे 35,000 प्लस 2,85,000 plus 27,000 plus 16,000 माइनस 3,25,000. minus 3,25,000. ये जो है आपका यू विल गेट द क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा. यहाँ तक समझ में आ गया ये पॉइंट? हाँ सर आ गया. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन या और कोई इससे रिलेटेड किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? नो सर. No, sir. अब एक छोटा सा पॉइंट और है जो अभी इमर्ज हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. आपको पूछा है COGS निकालना, आपको क्वेश्चन में दिया COGS निकालना, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है. ये आपसे बोला गया और आपको इंफॉर्मेशन दी है ए इंफॉर्मेशन है. 2-3 केसेस में दे रहा हूँ. यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है ₹23,000. आपको परचेजेस दिया हुआ है ₹1,98,000. फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस is 42,000. दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ₹3,000. ये आपको दिया हुआ है. और एक चीज आपको और दी हुई है, वेजेस आपको दिया हुआ है सपोज 9,000. अब मेरा आपसे ये कहना है सिंपल, जब डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है ना
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये वेजेस जो है वो इंक्लूडेड है। आपको इस वेजेस का कुछ नहीं करना है, आपको इस वेजेस का कुछ नहीं करना है, आपको इसको सिंपली इग्नोर कर देना है। आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको जब डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है तो उसके अंदर वेजेस तो इंक्लूडेड ही है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर दूं अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर मतलब वेजेस के अलावा, इसका मतलब क्या हो गया, वेजेस के अलावा। इसका मतलब हो गया अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हो गया वेजेस के अलावा। तब मुझे वेजेस को ऐड करना है, अदरवाइज अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस देता हूं तो वेजेस को ऐड नहीं करना। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वेजेस के अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड होगा और वेजेस भी ऐड होगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही था, इस क्वेश्चन में ऐसा ही था। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको अदर दिया हुआ है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वेजेस भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो अदर है इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को ऐड किया हुआ है। अगर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस होता और वेजेस दिया होता तो वेजेस को इग्नोर करके मैं सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लेता, क्योंकि उसके अंदर वो इंक्लूडेड माना जाता है। ये पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए। क्या अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अब देखिए, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। पहले एक मैं क्लियर कर देता हूँ, सॉरी रिटर्न्स वाला पॉइंट जो है वो क्लियर कर देता हूँ, वैसे इससे जुड़ा हुआ है बट मैं स्टिल बता देता हूँ। आस्था ये बताइए कि अगर परचेज रिटर्न्स की एंट्री क्या होती है? यस सर। परचेज रिटर्न्स की एंट्री क्या होती है? Creditors account debit to purchase return. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट परचेज। सेल्स रिटर्न्स की एंट्री क्या होती है? Sales return account debit to debtor. सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इसका मतलब मैडम, परचेज रिटर्न्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और सेल्स रिटर्न्स का हमेशा Debit balance. तो अगर आपको रिटर्न्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए और ये नहीं बताया है कि वो परचेज रिटर्न्स है कि सेल्स रिटर्न्स है, तो आपको उसका बैलेंस देखना है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर मैं आपको एक ट्रायल बैलेंस देता हूं और इस ट्रायल बैलेंस के अंदर रिटर्न्स डेबिट साइड में भी दे रखा है और रिटर्न्स क्रेडिट साइड में भी दिया। अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा बैलेंस है, तो ऑब्वियस है कि ये जो बैलेंस डेबिट में दिया हुआ है ये सेल्स रिटर्न्स होगा Yes. और ये जो क्रेडिट साइड दिया हुआ है ये परचेज रिटर्न्स होगा। यही चीज डिस्काउंट के साथ भी होती है। अगर मैं यहाँ पे डेबिट में डिस्काउंट लिख दूं और क्रेडिट में डिस्काउंट लिख दूं, या सिर्फ एक ही जगह डिस्काउंट लिखता हूँ दूसरी जगह, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि, तो ये क्लियर बात है कि ये जो डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये जो डिस्काउंट हमने डेबिट साइड में दिया हुआ ये डिस्काउंट अलाउड। Allowed. ठीक है, ये आपको ऐसे समझना। Yes. ये डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ये चीज आपको, ठीक है, इज दैट ओके? Yes. Yes, sir. और Yes, इसी से sir. रिलेटेड एक डाउट पूछा था तो मैं वहां पे क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक दे रखा है और परचेजेस दे रखा है
और आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए। तो आपको ये क्लियर है कि ये जो है ये आपका ओपनिंग स्टॉक ही हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक तो हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक मुझे ट्रायल बैलेंस में दिखाना है तो मैं परचेजेस नहीं बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा, एडजस्टेड परचेजेस बोलूंगा। सर वो तो नोट में लिखा होता है ना। नहीं, अगर मैं क्लोजिंग एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा हूं तो मतलब परचेजेस में से मैंने क्लोजिंग स्टॉक घटा दिए, और जब परचेजेस से क्लोजिंग स्टॉक घटा दिए तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखा सकता हूँ। मैं ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है किसका हिस्सा, क्लोजिंग स्टॉक है तो परचेजेस का ही ना। तो परचेजेस में इंक्लूडेड है भाई क्लोजिंग स्टॉक भी। परचेजेस क्या दिखाती है, जो माल खरीदा। क्लोजिंग स्टॉक क्या दिखाता है, जो माल नहीं बिका। तो परचेजेस में से जो नहीं बिका तो परचेजेस में तो है ही, इसीलिए तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते हम, कि डबल डबल थोड़ी दिखा देंगे एक ही चीज को दो बार। लेकिन अगर मैं एडजस्टेड परचेज वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब इसमें से मैंने क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया है, और जब घटा दिया है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को अलग से दिखाऊंगा। और अगर मैं एडजस्टेड परचेज नहीं दिखाता हूं, और मैं डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं दिखाता हूं, मैं ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिखाता हूं, मैं इन सब की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाता हूं ट्रायल बैलेंस। जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाता हूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में भी तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक इसमें से घटा दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से, तो भी मैं क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखा सकता हूँ। तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ दो कंडीशन में आएगा, एडजस्टेड परचेज, या फिर अगर सिर्फ परचेजेस में से घटा है तो एडजस्टेड परचेज लिखा होगा क्वेश्चन में। और अगर पूरा सीओजीएस ही निकाल दिया है तो परचेजेस भी नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि वो सब सीओजीएस में जुड़ गए और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक और सीओजीएस दोनों ट्रायल बैलेंस में दिखाए जाएंगे। अगर सीओजीएस है तो ट्रायल बैलेंस में आएगा, अगर एडजस्टेड परचेज है तो ट्रायल बैलेंस में आएगा। लेकिन अगर परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक सब चीज ट्रायल बैलेंस में दिखाई गई तो फिर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये आपको पॉइंट समझना है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? मतलब सर जब क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो हमें डायरेक्ट जो है बाय सेल्स लिखना रहता है और इधर साइड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना रहता है और फिर डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना पड़ता ना जब दिया रहता ना है। ना ना हाँ। ना 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 ना, अगर आपको क्वेश्चन में सीओजीएस दिया हुआ है तो सीओजीएस दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ सीओजीएस दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। ट्रायल बैलेंस, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक में सेल्स दिखाएंगे, सीओजीएस दिखाएंगे, बस सेल्स दिखाएंगे, सीओजीएस दिखाएंगे, बिल्कुल सही। अब मैं जो चीज कह रहा हूं उस चीज को आप बहुत ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये पॉइंट जो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज कई बार पढ़ाने में इग्नोर हो जाती है। ये है मेरा ट्रायल बैलेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज एट जो भी डेट है वहां आगे इधर पर्टिकुलर्स, और अब आप जानते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज आती है। एक तो कैपिटल आती है, लायबिलिटीज आती हैं, और रेवेन्यूज आती है। रेवेन्यूज इनकम, रेवेन्यू ड्राइंग्स ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होगा भाई साहब, ड्राइंग का डेबिट नहीं बैलेंस सर। होगा। रेवेन्यूज में क्या क्या चीज आती है, रेवेन्यूज में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन कमीशन रिसीव्ड, यस कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रिकवर्ड, सॉरी बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी आपको प्रॉफिट वगैरह हुआ है बैड डेट्स रिकवर।
ये सब कुछ आ गया आपका, ठीक है। इसी ढंग से अगर हम डेबिट साइड में जाएं तो डेबिट साइड में आपने ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स आ जाएगी यहाँ। ड्राइंग्स के ड्राइंग्स डायरेक्ट कैपिटल में से माइनस नहीं नहीं नहीं, ट्रायल बैलेंस में तो अलग से आएगी क्योंकि सर ड्राइंग वो तो अकाउंट बैलेंस शीट में से होगी ना। ड्राइंग सबने अलग रखा है। फिर यहाँ पे हमारे पास एसेट्स आती है। एसेट्स तो सब तरह की होती है। एसेट्स हमारी करंट एसेट्स भी होती है, नॉन करंट एसेट्स भी होती है। फिर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और इसके अंदर फिर हमारे लॉसेस भागे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे आ गए। ये सब कुछ हमारे आइटम्स। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये हमारे 6 तरह के 6 तरह के अकाउंट्स हो गए जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमने किए थे। इसीलिए मैं अकाउंटिंग इक्वेशन उस फॉर्मेट में पढ़ा दूं। ड्राइंग्स, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस is equal to capital plus liabilities plus revenues and gains. Gains भी आ गए इसके अंदर, revenues and gains, ये दोनों हमारे बराबर थे। एंड देन अल्टीमेटली हमारा ट्रायल बैलेंस जो है यहाँ पे एंड में टैली हो जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाएगा बिकॉज बोथ द साइड्स आर इक्वल। मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस ट्रायल बैलेंस के नीचे, देखिए मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्क्रीन चेंज करना, अगर बोर्ड होता तो बोर्ड में बना देता। अब मैं जब इसके नीचे 3 चीज बना रहा हूँ, 3 चीजें बना रहा हूँ। एक मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट। ये मेरी बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऊपर मैं लिख देता हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा एकदम से, मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, ये आ गया। ये है हमारी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट। अब आपको जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो भी आइटम्स हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है, चाहे वो ड्राइंग्स है और एसेट्स, ये जो डेबिट साइड में आइटम्स है, ये सब के सब बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे। ये सब के सब बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे, और ये तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएंगे। ड्राइंग्स बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो या लायबिलिटीज में से माइनस कर दो, एक ही बात है। तो एसेट्स में ये एसेट्स तो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो आप जानते हैं कि जो बैलेंस शीट के इधर हमको दे रखे ये डेबिट एसेट्स, ये सारे के सारे अगर मैं देखूं तो ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स में इधर आ जाते हैं। एसेट्स सारी के सारी, ऑल एसेट्स, ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एवरीथिंग इधर आते हैं। और ये जो हमारे ट्रायल बैलेंस के इधर ये दे रखे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हैं, तो ये हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी डेबिट में ही आएंगे। एक्सपेंसेस हमारे डेबिट में ही आएंगे, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो और चाहे ये डायरेक्ट हो, ये हमारे डायरेक्ट हो, या हमारे एक्सपेंसेस दूसरे जो इनडायरेक्ट हो, जो हमारे इनडायरेक्ट, ये ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट में ही आएंगे। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो कुछ है वो एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, और अगर वो लॉस है, एक्सपेंस है, तो ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएंगे। और जब हम उनको ट्रायल ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं तो ये जो अकाउंट्स है हमारे, ये अकाउंट्स हमारे बंद हो जाते हैं, ये अकाउंट क्लोज हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन बताया था कि ये जो 3 तरह के हमारे अकाउंट्स हैं, ये स्पेशली ये 2 वाला, 5 तरह के, हम 3 मान लेते हैं क्योंकि ड्राइंग अलग लिया। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये जितने अकाउंट्स है ना, ये
टेम्पररी अकाउंट्स कहलाते हैं। ये हर साल बंद होते हैं और हर साल नए खुलते हैं। ये कुकुर मुत्ते की तरह, हर साल का एक्सपेंस अलग होगा, हर साल की रेवेन्यू अलग होगी। लायबिलिटी, कैपिटल, एसेट्स अलग अलग नहीं होंगी। जमीन हम हर साल नहीं बेचेंगे कि 31 मार्च आ गया, प्रॉफिट लॉस निकालना है, जमीन बेच दो, बिल्डिंग बेच दो, मशीनरी बेच दो, बैंक बैलेंस खाली कर दो, कैश खाली कर दो, कैपिटल वापस कर दो, लायबिलिटीज वापस कर दो, फिर 1 तारीख से नया बिजनेस चालू करना है। अगर मान लीजिए किसी का 31 दिसंबर को क्लोजिंग है, तो 2 दिन बाद वो सारा अपना धंधा समेट के बंद करके फिर 1 जनवरी से नया चालू नहीं करता है। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल तो एक साल से दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड होती है, लेकिन एक्सपेंसेस और लॉसेस तो बंद हो जाते हैं। वो क्लोज करना जरूरी है, बिना उसके प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी अकाउंट हम दिखाते हैं वो ट्रांसफर करके बंद कर देते हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस को बंद करो, ट्रेडिंग पे जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है ट्रेडिंग में डालो, पीएनएल में जाना है पीएनएल में डालो, बंद कर देते हैं उनको, ये अकाउंट बंद हो जाते हैं। और ये जो हमारे रेवेन्यूज के अकाउंट है, हमारे रेवेन्यूज के अकाउंट है, जैसे सेल्स है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, बैड डेट्स रिकवर्ड है, ये भी हमारे प्रॉफिट्स। ये भी हम सारी की सारी सेल्स तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मेन रेवेन्यू होती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। और जो हमारी दूसरी रेवेन्यूज है, अदर रेवेन्यूज, गेन्स एंड इनकम्स, अदर रेवेन्यूज, गेन्स एंड इनकम्स, ये सारी की सारी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। मतलब ये भी क्लोज हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो पॉइंट कहना चाह रहा था कि ये जो हमारे क्रेडिट साइड में है, ये क्रेडिट साइड में है ना, तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ही आएंगे। मतलब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट का आइटम पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही आएगा, डेबिट का आइटम डेबिट में आएगा, और लायबिलिटीज, एसेट्स वगैरह सारी हमारी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। एक सेकंड, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आइटम आते हैं वो वही आते हैं जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है, और जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में आते हैं। और एसेट्स जो हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एसेट्स हमें दे रखी हैं, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगी। और जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में हमें कैपिटल दे रखी है और लायबिलिटीज दे रखी है, ये हमारा बैलेंस शीट के, ये हमारे बैलेंस शीट के डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं लायबिलिटीज वाले। अब ये क्यों है, इसकी एंट्रीज होती है, मैं एंट्रीज में बताऊंगा कभी बाद में। पता नहीं क्यों हमने ऐसा सिस्टम रखा है। एक्चुअली क्या होता है ना, आपको मालूम है ब्रिटिश और अमेरिकन आपस में उल्टा लिखते हैं, एक उधर लिखता है तो एक उधर लिखता है। हमने ये बैलेंस शीट ब्रिटिश सिस्टम से फॉलो की। ब्रिटिश लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं, एसेट्स राइट साइड में लिखते हैं, जबकि अमेरिकन लेफ्ट साइड में एसेट्स लिखते हैं, राइट साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं। तो हमने तो सब कुछ ब्रिटिश से लिया हुआ है, तो ये हमने वहां से ले रखा है। अदरवाइज देखा जाए तो बड़ा लॉजिकली बैठता है, अगर हमारी एसेट्स लेफ्ट साइड चले जाए, लायबिलिटीज राइट साइड चली जाए, तो सारा सिस्टम भी ठीक हो जाता है। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस सब लेफ्ट साइड में, ऐसे रेवेन्यूज और लायबिलिटीज और कैपिटल सब राइट साइड में। ये बिल्कुल पूरा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में सब चीज एकदम उस हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये ट्रांसफर कर देते हैं रेवेन्यूज, तो ये रेवेन्यूज अकाउंट भी हमारे बंद हो जाते हैं। ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल में से घटा देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी कैपिटल है, उस कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को हम माइनस कर देते हैं, तो कैपिटल ड्रॉइंग्स अकाउंट भी हमारा बंद हो जाता है। अल्टीमेटली बचता क्या है, बचता है एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। ये चलती रहती है फ्रॉम दिस ईयर टू नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, ऐसे हमारी चलती है। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसे हो जाता है। तो मैं आपको जो कंफ्यूजन हो, अब आपके पास ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सर ये ट्रायल बैलेंस में इधर दे रखा था, इसको किधर लिखेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में कोई आइटम दिया हुआ है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, या पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। अगर दूसरी साइड आएगा तो माइनस होगा। अगर एसेट साइड में दिया, डेबिट साइड में दिया, लायबिलिटीज में आएगा, क्रेडिट साइड आएगा या लायबिलिटीज में आएगा, तो रिटर्न्स है। रिटर्न्स का देखिए, परचेजेस डेबिट साइड में लिखे रहते हैं, परचेजेस डेबिट साइड में, तो परचेजेस यहाँ आते हैं, लेकिन परचेज रिटर्न्स तो क्रेडिट साइड में लिखे रहते हैं, तो इसलिए हम डेबिट साइड में उसको हम माइनस कर देते हैं।
रिटर्न। यही सेल्स के साथ होता है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स क्रेडिट साइड आते हैं, लेकिन सेल्स रिटर्न्स डेबिट साइड होते हैं। अगर हमको इधर लिखना है, हमको उधर से लिखना है तो हम इसमें से सेल्स में से उसको माइनस कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी डू व्हेन अगर डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट साइड लिखा जा रहा है तो माइनस होगा, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखा जा रहा है तो माइनस होगा। लेकिन डेबिट का बैलेंस डेबिट में ही आएगा, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में ही आएगा, और एसेट्स में आएगी, लायबिलिटीज में आएगी। इसके अलावा कुछ इसके अंदर ऐसा है नहीं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि आइटम कहाँ जाएगा। जैसे पूछा गया कि डिस्काउंट रिसीट कमीशन रिसीट कहाँ आएगा, तो भाई पहली चीज तो ये है कि डिस्काउंट रिसीट कमीशन रिसीट आएगा तो क्रेडिट साइड में। क्यों आएगा? रेवेन्यू है, बैलेंस शीट में तो आ नहीं सकता। अब अगर इनकम स्टेटमेंट में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आ सकता, तो ये क्या बिजनेस की कोर इनकम है? कोर मतलब बिजनेस इसी चीज, क्या बिजनेस इसी चीज के लिए किया गया ना? बिजनेस क्या ये नहीं है, बिजनेस में हो गया ये, बट इज नॉट द मेन इनकम ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। दिस इज दैट ओके? इस हिसाब से ये चीज रहेगी। अब इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं है कि आपको ये जो चीज बनानी है। अब मुझे आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम कि ये इसकी एंट्रीज होती है, हमारी जनरल एंट्रीज होती हैं, तो वो एंट्रीज का मैं एक क्लास लेकर उस दिन बताऊंगा। लेट मी सी, सैटरडे संडे को मैं सोचता हूँ एक कंबाइंड क्लास सब एक ही बैच लेके उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे बता दूंगा जो कॉमन है, और वो क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताने फाइनल अकाउंट से। सर और सस्पेंस अकाउंट P&L में ही आएगा ना? P&L में अब मुझसे ये जो पूछा गया है सस्पेंस अकाउंट की कहानी, सस्पेंस अकाउंट की कहानी शायद मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि सस्पेंस अकाउंट का होता क्या है। आप ही को बताई थी, किस बैच में बताई कि सस्पेंस नहीं अकाउंट? सर। इसमें सस्पेंस अकाउंट कैसे आएगा? हाँ, इसका मतलब वो डिस्कस नहीं हुआ। सस्पेंस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? नहीं, आपके क्लास में नहीं हुआ, नहीं वो दूसरी बैच में हुआ, एक दूसरी ही बैच थी, आपकी क्लास में नहीं हुआ। सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाते हैं हम, ये बताइए। जब हमारा सर क्योंकि ट्रायल कुछ चीज बैलेंस मिसिंग टैली है नहीं ट्रायल होता है बैलेंस तो फिर में। हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। 31 मार्च आ गया, 31 मार्च को हमको क्लोज करनी है बुक्स। हम ट्रायल बैलेंस 31, ऐसा नहीं होता 31 मार्च आ गया तो उसी दिन बैठते हैं, उसके बाद में बैठते हैं। हम बैठे हैं, हमने बुक्स बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस हमने बनाया। हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो हमने उसमें देखा कि डिफरेंस आ रहा है। हमने डिफरेंस ढूंढने की कोशिश की, डिफरेंस नहीं मिला, तो हम बैठे तो नहीं रह सकते। ट्रायल बैलेंस को अधूरा तो टेढ़ा तो नहीं छोड़ सकते, एक साइड ज्यादा एक साइड कम, तो उसको बराबर करके छोड़ना पड़ेगा। तो हमने सस्पेंस अकाउंट जो साइड शॉर्ट थी उधर सस्पेंस लिख के ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया। फिर हमने कहा चलो आराम से बैठते हैं, गलती ढूंढते। 2 दिन निकल गए, गलती मिल ही नहीं रही। 3 दिन निकल गए, एक गलती मिल रही तो दूसरी गलती निकल जा रही है, तो और निकल जा रही है, पता चला वो ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं हो रहा है। 3-4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, अब इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। तो हमने कहा अब जो ट्रायल बैलेंस है बस इसी से फाइनल अकाउंट्स बना रहे। अब सवाल उठता है कि सस्पेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, उसका क्या करें? मुझसे एक क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ मुझे याद है, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बैच में कि साहब सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है? वो एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, या ट्रेडिशनल अप्रोच से रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है? मैंने कहा वो पानी है। पानी, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा, लाल में डाल दो तो लाल, पीले में डाल दो तो पीला, हरे में डाल दो तो हरा। वो लिक्विड तो है, मालूम है सस्पेंस अकाउंट है, लेकिन इसका कोई नेचर नहीं है। ये सस्पेंस अकाउंट नाम ही इसीलिए, इसका नेचर नहीं। इसको जो नेचर मानना चाहो वो मान लो। अगर मैंने ट्रायल बैलेंस का मेरा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में खोल दिया। अब क्रेडिट साइड में खोल दिया तो ये क्या हो सकता है? ये लायबिलिटीज हो सकती है या रेवेन्यू हो सकता है, कैपिटल तो हो नहीं सकता। कैपिटल भी मान लो, अगर कोई गलती कैपिटल अकाउंट में हो गई उस कारण सस्पेंस अकाउंट खुला, तो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, सर कोई से भी नेचर का हो सकता कोई है, भी मतलब नेचर ये का हो तो। सकता है। और अगर मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा था तो डेबिट साइड में खोला, तो एसेट्स भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट्स और एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। तो मुझे नहीं मालूम, तो मुझसे पूछा गया कि सर अगर मान लीजिए हमने ढूंढा, गलती हमसे नहीं मिली, फिर क्या होता है इसका? और हम बैठे रहते हैं क्या उसके लिए? जब तक नहीं सस्पेंस अकाउंट बंद होगा तब तक क्या फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे हम, प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेंगे, बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे? तो सर जब बनता ही नहीं है ना फिर? नहीं,
सर तो अगर सस्पेंस में हम कैसे बना सकते हैं फाइनल अकाउंट? फिर तो हम गलत फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मैडम एक हम तरह से करें तो क्या ऐसे। फिर? अच्छा मैं आपसे, आज था मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। आज है 29 तारीख को, ठीक है। मान लीजिए 5 जनवरी को आपके एग्जाम्स, 5 जनवरी को मान लीजिए आपके एग्जाम्स है और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो आप एग्जाम टाल देंगे क्या? आप टाल सकते हैं एग्जाम को? नो सर। सर एग्जाम तो वो तो देना आगे पड़ेगा। बढ़ जाएगा बिजनेस में, तो फिर ऐसा होगा ना सर, यदि नहीं बस मिला तो। भाई, जितनी तैयारी उतनी तैयारी के साथ एग्जाम दोगे, और क्या करोगे? उतनी तैयारी के साथ एग्जाम दोगे और ज्यादा क्या करोगे? और ज्यादा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। अगर हमारे सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस एक बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, तो हम उसको बैलेंस शीट में दिखा के अगले साल ले जाते हैं, जो गिरिराज ने कहा, और अगले साल ढूंढेंगे गलती क्या हो। अब ये बात सही है कि उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं आएगी, हमारा प्रॉफिट लॉस सही नहीं आएगा, लेकिन हम करें क्या? कोई तरीका भी तो सर नहीं। टैक्स तो भरना पड़ेगा ना। जो प्रॉफिट है वो निकाल के आप दे दीजिए। अगर बड़ा अमाउंट है तो, बड़ा अमाउंट है तो मतलब अगर डेबिट साइड में बड़ा अमाउंट है तो आप बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा दीजिए, और अगर क्रेडिट साइड में बड़ा अमाउंट है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखा दीजिए। पर अगर छोटा अमाउंट है, 1000 2000 का अमाउंट है, कुछ 100 50 रुपए का है, या अपने को लगता है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, छोटा, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके बंद कर दीजिए। मतलब अगर डेबिट साइड में तो एक्सपेंस मान लीजिए, और अगर क्रेडिट में है तो उसको प्रॉफिट मान लीजिए। अब क्या करें? अब कोई तरीका नहीं मिल रहा, तो अब क्या होगा सर? अगले साल क्या होगा? अगले साल साहब ये होगा कि मान लीजिए किसी से आपने माल खरीदा और आप उसकी एंट्री करना भूल गए, एक साइड लिखी परचेजेस अकाउंट में लिख दिया और क्रेडिटर अकाउंट में नहीं लिखा, तो उसका फोन आ गया कि साहब आपका पिछले महीने 2 महीने हो गए पेमेंट नहीं आया। कितने का पेमेंट है साहब? साहब 2500 रुपए का पेमेंट पड़ा हुआ है, आप भेज दो उसको। कब खरीदा था? मिल ही नहीं रहा, हमारे बुक्स में तो है ही नहीं। बोला ये रहा बिल, उसने व्हाट्सएप कर दिया खट्टे से, इधर साहब बिल 2500 का ये बिल है, इसका पेमेंट नहीं आया आपका। तो हम ढूंढ रहे हैं भाई, ये माल तो आया है हमारे, परचेजेस बुक में एंट्री तो है। अरे परचेजेस बुक से क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्ट करने से रह गई, इसी वजह से तो सस्पेंस में ये ट्रायल बेस में डिफरेंस आ रहा था। कब मालूम पड़ा? 2 महीने बाद। कब मालूम पड़ा? जब उसने फोन लगाया पेमेंट के लिए, तब। ये लकी सर थे ऐसे 5 5 6 6 साल भी हो जाते हैं, वो तो अपन बुक्स में पढ़ रहे हैं, बाकी ऐसा बहुत टाइम भी लग जाता है। अब वो कई बार नहीं मिलती है। हो सकता है हमने किसी को उधार माल भेज दिया, सेल्स बुक में एंट्री हो गई, उसके अकाउंट में रह गया, हमने उसको फोन ही लगाया, रिमाइंड ही नहीं किया, उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं आ रहा था, उससे लेना ही नहीं निकल रहा था कुछ। वो भला आदमी अपनी तरफ से पेमेंट करने आया, भाई साहब ये रहा आपका चेक, ये पेमेंट है, वो दे के चला गया। हमने कहा चलो एंट्री करते हैं, वो अकाउंट में निकल ही नहीं रहा अमाउंट। भैया किस बिल का पेमेंट किया? ये रहा बिल। तब ढूंढा, रहे ऐसा नहीं। तो जो गिरिराज कह रहा है सही है, कई बार तो मिल जाती है और कई बार बिजनेस, आजकल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गई तो इतना दिक्कत नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं आती। आप ऐसा नहीं होगा कि आप परचेज बुक में एंट्री कर दो पोस्ट नहीं हो, तो आप परचेज बुक में जब एंट्री करते हो तो उसी समय पोस्ट हो जाता है कंप्यूटर अकाउंट। ये तो जब मैनुअली बेचारे करते थे, मैंने वो टाइम किया हुआ, आई हैव डन इट, सर 4 साल पहले की बात है ये। है अभी ना। तो सब कंप्यूटराइज हो गया है। हाँ, अब जब मैनुअली करते थे तो उसमें दिमाग घूम जाता था, पता अभी चला तो ये। नोट पैड में डाल देते क्रेडिटर और उन बस सबके, बस बस, सब कुछ इनसे लेना है इनको देना है। बस सब हो जाता है। कंप्यूटराइज में ये फायदा हो गया, तो अब गलतियां कम होती हैं, अब दूसरी गलतियां ज्यादा होती हैं, घपले ज्यादा होते हैं, बाकी गलतियां कम, वो जीएसटी में होती है। है ना। तो अब सवाल ये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है और अगर वो छोटा अमाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखकर उसको खत्म कर दो। डेबिट है तो एक्सपेंस मान लो, क्रेडिट बैलेंस है तो रेवेन्यू मान लो, प्रॉफिट मान के। और अगर बड़ा अमाउंट है तो बैलेंस शीट में दिखा के उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था इससे रिलेटेड। तो आपको जो कुछ मैंने अभी बताया है वो ये चीजें दी हैं कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप फाइनल अकाउंट्स बना, अच्छा एक बात और, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिए हुए वो फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ एक ही जगह आएंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई सैलरी दे रखी है तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट में एक ही जगह आएगा, दो जगह नहीं आएगा वो।
परचेजेस दे रखा है तो भी एक जगह आएगा। ट्रायल बैलेंस में जितने आइटम दिए हुए हैं वो सारे के सारे फाइनल अकाउंट्स में एक ही जगह आते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जब क्लोजिंग स्टॉक है वो तो दो जगह आता है, ट्रेडिंग में भी आता है, बैलेंस शीट में। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ होता है। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले आस्था ने कहा कि अगर सीओजीएस हम ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हैं, अगर हम एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, उस केस में क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे जबकि बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में ये भी क्यों करेंगे ऐसा, ये भी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों। ठीक है, तो क्लोजिंग जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस पे आएगा, दो जगह नहीं आएगा, एक ही जगह आएगा, दो जगह नहीं आएगा। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, और डेबिट वाले आइटम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में या बैलेंस शीट के एसेट्स में। सर तो सस्पेंस लिखना है किसमें, मतलब वो क्रेडिट साइड में दे रखा है सर आपने 21 क्वेश्चन जो दे रखा है ना, नहीं उसमें भाई साहब, credit आप side पढ़िए में उस दे रखा क्वेश्चन है। को, मैंने उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि वो गलत ट्रायल बैलेंस है। आपको उसमें एक काम और करना है, आपको 21 क्वेश्चन में पहले करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। जब आप करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सस्पेंस उड़ जाएगा, क्योंकि वो मैंने सॉल्व किया है। और फिर आप जब करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे सस्पेंस उड़ जाएगा, फिर आपको फाइनल। हाँ यस सर दे रखा है उसमें, वी हैव टू वो करेक्ट। ट्रायल बैलेंस गलत है, वो एक क्या है, एक नया नया बच्चे ने सीखा है, उसने बना दिया। आप पढ़े लिखे हो तो आप उसको ठीक कर लो, इसलिए दिया है। ठीक है, यस सर। तो आपको उसको करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाकर फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना, इस हिसाब से इन चीजों को करना। राशि, अब आपको थोड़ा सा गियर अप करना पड़ेगा टाइम निकालकर, जिससे Yes, कि आप sir. क्लास के साथ आ सके। ठीक है, और बताइए, और क्या डाउट पूछना चाहते हैं? सर आप कल से आगे का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे? मैं कोशिश करूंगा, मैं देखता हूँ। मैं थोड़ा सा आई हैव टू सी, मैं मुझे थोड़ा सा एसेस करना पड़ता है कि क्लास किस लेवल पे ऑन एन एवरेज। आई हैव टू इमेजिन दैट सिचुएशन, तब मैं उसको आगे लेके जाने पाता हूँ, क्योंकि ये हम मुझे संभल के करना पड़ता है। मतलब मुझे रश करने में मजा नहीं आएगा। मैं भापने की कोशिश करता हूँ कि हाँ 4-5 बच्चों से कुछ से बात होती है देख के, देन आई मेक अ डिसीजन कि मैं क्या करूँ। तो मैं अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं कल आगे ले जा सकूंगा अभी तक, बट जैसे आपसे भी बात हुई, अभी रिदम से भी बात करनी है, आदित्य ने भी कर लिया है, तो हो सकता है मैं ज्यादा ज्यादा एक दिन का कल का टाइम रख दूं, फिर 31st आ जाएगी, 31st को भी क्लास रखनी है ना सुबह, तो दिन में रख सकते हैं। हाँ हाँ सर 1 तारीख को भी चलेगी। नहीं सर, एक तारीख ठीक है, तो उसको देख लेंगे। सर कल आप कौन सा